प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मधुबनी, बिहार से। कई बार होता है, आपको जब कभी भी कुंडली दिखानी हो तो आपको भी टाइम देना चाहिए और ज्योतिषी को भी समय दीजिए। हम लोगों की ना आदत सी है, हम जल्दबाजी में सारी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम पूर्व काल के ज्योतिषियों से, आचार्यों से, ऋषियों से, साधु संत महात्माओं से अगर कुछ सीख सकते हैं तो सिर्फ इतना सीख सकते हैं। अगर सीखना हो तो सीखने को तो बहुत कुछ है, पर धैर्य सीख सकते हैं। उन्होंने बहुत धैर्य धारण किया था। आप अपनी ही कुंडली पे बात करना चाहते हैं पर इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। आप अपने ही ग्रहों को शांत करने के लिए उनके निमित्त उपाय करना चाहते हैं पर तात्क्षणिक समाधान भी चाहते हैं। तो ये दोनों हाथ में जो लड्डू प्राप्त करने की जो प्रक्रिया आजकल चल पड़ी है, ये व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती है। मेरे पास जितने लोग अपॉइंटमेंट लिए हैं, मैं उन लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से कुंडली विश्लेषण के लिए जिन लोगों ने भी मेरे यहाँ नंबर लगाया है, क्योंकि मेरे पास उसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा है, लगभग 6 महीने से ज़्यादा की वेटिंग है। पक्के तौर पे अगर कोई आज व्यक्ति शुल्क भेजता है तो उसकी वीडियो लगभग 6 महीने बाद बनेगी। इसी में आगे पीछे करके सबका धीरे धीरे बनाते हैं। पर मैं इतनी बात कहता हूँ, आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। मैं इसी वजह से कुंडली विश्लेषण में वीडियो विश्लेषण जो होता है, जैसे ये कुंडली जिनकी बनी है, मैं इनसे पहले फ़ोन पर बात कर लेता हूँ। फ़ोन पर बात पहले कर लेता हूँ, समाधान पहले बता देता हूँ और चीज़ें जितनी होती हैं वो सबसे प्रॉपर तरीके से बता दी जाती हैं। उसके बाद इस वीडियो को, मतलब उसी कुंडली का विस्तार से एक वीडियो बना दिया जाता है, ताकि वो वीडियो आपके पास रहे और दोबारा आपको किसी के पास जाना ना पड़े। ये इसका मूल्य उद्देश्य होता है। आइए शुरू करते। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि अगर हो सके तो धैर्य रखें, धीरे धीरे, क्योंकि कार्यक्रम तो एक ही जाना है। एक से ज़्यादा तो वीडियो अपलोड ना तो कर सकता हूँ मैं और ना तो बना सकता हूँ, और ये अपलोड करने के लिए भी बनाना होता है। पर ऊर्जा इतनी है नहीं कि एक दिन में 2 से 3 वीडियो कुंडली विश्लेषण का बना सकूँ। इस वजह से मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ, आप लोग धैर्य रखें। जिन्होंने भी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया है, उनकी कुंडली वीडियो विश्लेषण के माध्यम से ज़रूर देखी जाएगी। बिल्कुल भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है, और आपको आराम से जो मेरे द्वारा उपाय दिए गए हैं आपकी कुंडली के अनुकूल या उनके अनुसार, उसे ज़रूर करते रहना चाहिए। आइए, जन्म होता है जातिका का चैत्र माह में, उत्तरायण वसंत ऋतु, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा बहुत अच्छे हो गए। शनिवार को जन्मे हैं और शनिदेव इस कुंडली के लिए 9वें और 10वें भाव के स्वामी होकर के नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग मंगल के कारण हो रहा है। मंगल तुला राशि में बैठ करके मेष राशि को देख रहे हैं और शनि नीच होकर के तुला राशि अपने उच्च राशि को देख रहे हैं। तो क्रमशः मंगल लाभ भाव की सुरक्षा कर रहे हैं और क्रमशः शनि पंचम भाव की सुरक्षा कर रहे हैं। तो शनि और मंगल एक दूसरे से केंद्र में हो गए और सूर्य और गुरु एक दूसरे से द्विद्वादश हो गए और चंद्रमा और गुरु भी एक दूसरे से 6वें 8वें हो गए। तो ये जो संबंध बना है ये थोड़ा गड़बड़ है। इस वजह से व्यक्ति की मति बुद्धि कम से कम ऐसी बनी की बनी रहती है, जिसके कारण उसे जल्दबाजीपन की प्रक्रिया में जाते देखा जाता है, या कई बार वो अपने हाथों से अपना नुकसान भी करता हुआ नजर आता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा शुभग हैं। इस वजह से व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी लाभ कमा सकता है, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप सरकारी नौकरी से भी धन कमा सकते हैं और प्राइवेट नौकरी से भी धन कमा सकते हैं। चित्रा नक्षत्र पे विश्वकर्मा भगवान का आधिपत्य होता है, उसके वो स्वामी होते हैं। ओम विश्वकर्मणे नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए या वो कर सकता है। साथ ही साथ अगर हो सके तो असगंध के वृक्ष की जड़ अपने गले में वो धारण कर सकता है। ध्रुव योग में जन्मे होने से व्यक्ति ध्रुव की भांति अटल होता है, सत्यवादी होता है और चरित्रवान भी होता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति और राक्षस गण के कारण तामसिक प्रभावों का लेना देना जीवन में हो जाता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण हमें अपने मन बुद्धि चित्त को शांत रखना है और जितना ज़्यादा हो सके अच्छे लोगों से संपर्क में रहने की आवश्यकता है। दान पुण्य पूजा पाठ मंदिर दर्शन इन सभी चीज़ों का
आश्रय लेना है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली में पंचांग देख करके मैं आपसे इतनी बात कहता हूँ, धैर्य धारण करने की आवश्यकता, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति से शांत रहें और शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण अपने दाम्पत्य को संभालने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा हावी न रहें, कठोरता से अपने आप को बचा करके रखें। मिथुन लग्न की कुंडली में एक बात बहुत सामान्यतया मैं आप लोगों को बताऊं, किसी भी व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है, कुंडली के बैठे ग्रह और दूसरा लग्न का मान। लग्न का मान व्यक्ति को इस बात का पता करा देते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्न का मान कमज़ोर है, जैसे यहाँ लग्न का मान 0 अंश का है और मृगशिरा नक्षत्र का है, तो 0 अंश पे जो लग्न का मान है उसे बाल्यावस्था या मृतप्रायः लग्न कहते हैं। इस स्थिति के कारण व्यक्ति के जीवन में उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका जो मन बुद्धि चित्त है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो स्वास्थ्य है, उसका जो प्रभाव है, पूरा संपूर्ण दिनचर्या वो कहीं ना कहीं परेशान करता है। मतलब हमें इन सभी विषयों पे ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त हमें अपने व्यक्तित्व पे भी फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा आचरण बड़ा शुद्ध रहे, हम बिल्कुल ही शांत और सौम्य बने रहें, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, हम स्वार्थी ना हो, हम किसी के विकास और प्रगति को देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव ना हो, किसी की जल्दी प्रगति से हमें कोई क्षोभ ना हो। ये प्रवृत्ति है और ये लग्न के मान के कमज़ोर होने के कारण ऐसा इन सभी चीज़ों में कभी कभी परेशानी देखने को मिलती है। व्यक्तित्व ठीक है, धन कमाने में मेहनत राहु यहाँ करा रहे हैं। तीसरे भाव के स्वामी का तीसरे भाव को देखना, भाइयों से संपर्क ठीक, भाई हैं पर उनसे कठोरता भी सूर्य की दशा में देखने को मिलेगी। चतुर्थ स्थान के अधिपति नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग राजयोग बुध के कारण, और शुक्र उच्च के व्यक्ति को अच्छा पद और ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त कराएंगे और सांसारिक सुख देंगे। पर इन सब के बीच जो मानसिक शांति है वो व्यक्ति का भंग हो सकता है, क्योंकि चतुर्थेश जन्म कुंडली में वस्तुतः नीच के हैं, बैठे अच्छे हैं। इस भाव पे केतु का प्रभाव माता को रोगी बनाता है। इसका दूसरा कारण ये भी होगा कि शनि और मंगल आपस में एक दूसरे से केंद्र में हैं, जिस पे चंद्रमा भी पिस रहे हैं और चंद्रमा से चौथे 10वें ही संबंध में राहु केतु बैठे हैं। इस वजह से माता रुग्ण प्रायः होती हैं। तो चंद्रमा पे जब कभी भी शनि मंगल या राहु केतु या उनसे गुरु का संबंध छठे 8वें का बनता हो तो माता रोगी होती हैं और व्यक्ति को कई बार पेट से संबंधित समस्या होती है, नाभि के नीचे के अंगों में परेशानी होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, व्यक्ति अपने समाज में कई बार उदाहरण बन जाता है, जैसे विवाह को लेकर के, जैसे संतान को लेकर के। पंचम भाव में मंगल तुला राशि के हैं, गर्भ नष्ट होता है। ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मतलब हमें इनका ध्यान रखना होगा। पंचम भाव पे जो चंद्रमा और मंगल बैठे हैं उसमें चंद्रमा 6 अंश के बैठे हैं। राहु द्वितीय भाव में मेहनत करवा करके धन देते हुए नजर आ रहे हैं। चतुर्थ और तीसरा भाव खाली है। लग्न के अधिपति दशम स्थान में नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग राजयोग हो रहा है। नौमांश कुंडली में वो उच्च के हो जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ से भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। दूसरा, उस बुध के ऊपर राहु का प्रभाव जातक को हाजिर जवाब, जल्दी उत्तर सुनने का अधिकारी या जल्दी उत्तर सुनने की इच्छा रखने वाला और किसी भी हद तक गुजर जाने वाला, जब मतलब उसकी मेंटेलिटी नीचे गिरेगी तो वो कोई भी बड़ा अपराध कर सकता है। ऐसा क्योंकि लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर जब राहु और केतु का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति अगर निम्न स्तर पे गिरेगा तो किसी भी हद तक का निम्न स्तर का पाप कर सकता है। पंचम भाव में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के और मंगल स्वाति नक्षत्र के। तुला के मंगल अच्छे नहीं माने जाते हैं, इस वजह से संतान, गर्भ, व्यक्तित्व, मन बुद्धि चित्त को व्यग्र होते हुए भी देखा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे व्यक्ति अपने संपत्ति का संपूर्ण रहने के बावजूद भी अपने कृत्यों के कारण घर में कलहपूर्ण वातावरण बनाए रखता है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विरोधी भी बढ़ते जाते हैं और कई बार जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे संततियों से वैर विरोध भी बढ़ता जाता है। ऐसा न हो, इसका ध्यान यहाँ पे चंद्रमा और मंगल के कारण करना होगा। छठवें भाव की स्थिति के आधार पर आपको नौकरी करनी चाहिए। व्यापार भी सामान्यतया आप कर सकते हैं
और दाम्पत्य का सुख इस कुंडली में सप्तम भाव के ऊपर, छठवें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, सप्तवें भाव के अधिपति स्वग्रही शुक्र के साथ बुध के साथ बैठे हैं। इस वजह से इस कुंडली में गुरु बुध की दशा के साथ, बस यही दोनों दशाएं, गुरु और बुध की दशा में व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, विवाह, दाम्पत्य, संतान और भवन भूमि के साथ ससुराल का सुख 100% मिलेगा। जबकि अष्टम स्थान में केतु 28 अंश के बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में मकर राशि में। इस वजह से व्यक्ति भविष्य को देखने वाला, दूरगामी निर्णय लेने वाला, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति से युक्त होने वाला, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोचने वाला, जो नहीं है उसके बारे में भी चिंतन करने वाला, लगातार भविष्य की चिंतन में वर्तमान को भी कई बार नष्ट करने वाला, ज्योतिष में रुचि रखने वाला, तंत्र विद्या का जानकार, ब्राह्मणों का आदर करने वाला, मंत्र जपते जपते मृत्यु को प्राप्त करने वाला, सुखद मृत्यु का एहसास करने वाला और मृत्यु से पहले मृत्यु को जानने वाला होता है, क्योंकि वहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं। इस वजह से जन्म कुंडली के केतु के ऊपर जब मंगल का प्रभाव पड़ेगा तो केतु और मंगल प्रायः मित्र होते हैं। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति के दूरदृष्टता में एक अच्छा खासा आकर्षण देखने को मिलेगा। वो व्यक्ति अपने से बड़े लोगों का बड़ा आदर करता है और पद पे विभूषित भी होता है। नवम भाव की अगर हम चर्चा करेंगे तो नवमेश का एकादशवें भाव में बैठना, एक सिद्धांत ये कहता है कि ये भाग्य की चिंता देते हैं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी भाव का स्वामी अगर कोई पापग्रह बनता हो और अपने से तीसरे घर में बैठा है तो वो अपने भाव की वृद्धि करता है। और यहाँ से अगर सूर्य और गुरु का संबंध बनता है तब तो ये और भी अच्छी बात हो जाती है। इसका अर्थ होगा कि नवम भाव कम से कम 50 से 70% तक व्यक्ति का बलवान है। नवम भाव पे सूर्य का संबंध, यहाँ से तीसरे घर में भाव के स्वामी का बैठना, शनि और सूर्य का आपस में तृतीय एकादशवें में बैठना लाभकारी योग, इस भाव के ठीक पीछे केतु का बैठना धार्मिक योग, इस भाव के स्वामी के ऊपर जन्म कुंडली के मारक ग्रह मंगल का प्रभाव, इस वजह से भाग्य को कई बार मंगल और शनि मारने का काम करेंगे या संघर्ष बढ़ाएंगे अपनी दशा काल में। इस शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पे पड़ रही है। इस वजह से शनि की दशा में रुके हुए काम बनेंगे और जाते जाते व्यक्ति को धन संपदा काफ़ी दे करके जाएंगे और बहुत सारा लाभ धन दे के जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप नवम भाव पे सूर्य की बात करते हैं तो 21 अंश के बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और गुरु उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं। इस वजह से अगर मैं ये बात कह दूं तो यहाँ पे सूर्य का प्रभाव लगभग व्यक्ति को चैतन्य बना रहा है, धार्मिक बना रहा है और प्रबुद्ध बनाने के साथ साथ दानी और परोपकारी भी बना रहा है। उस सूर्य से नवम भाव में मंगल और चंद्रमा का बैठना, व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है पर सूर्य और चंद्रमा की दशा में। कई बार जब जन्म कुंडली में बुध कमज़ोर हो जाते हैं तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता और वक्त पे जो जैसा तर्क करना चाहिए वहाँ व्यक्ति नहीं करता, हाजिर जवाबी के कारण या उठपटांग हरकतें भी करते देखा जाता है। दशम स्थान में 3 शुभ ग्रह का बैठना, तो बुध के बैठे होने से बुध का बल चतुर्गुणित बढ़ेगा, सुख का बल बढ़ेगा, संतान दाम्पत्य का बढ़ेगा और साथ ही साथ यशमान। ये जो स्थिति बनी है कुंडली में पंचम भाव के स्वामी का दशम स्थान में उच्च का होना, ये रोचक योग बनाएगा। केंद्र त्रिकोण का महान राजयोग बनाएगा। दशम भाव के अधिपति का दशम में बैठना हंस योग बनाएगा। बुध का लग्नेश होकर के दशम स्थान में बैठना महाभाग्यशाली महाकार्मिक योग बनाएगा। गुरु और चंद्रमा का एक साथ एक दूसरे को छठे आठवें में बैठना शकट षडाष्टक योग बनाएगा। मंगल और सूर्य का एक साथ एक दूसरे से नवम पंचम बैठना महान भाग्यशाली योग बनाएगा, जबकि चंद्रमा से सूर्य का पंचम भाव में होना महान बुद्धिशाली योग बनाएगा। तो ये सब कुछ अच्छे योग बने हुए हैं। बुध बैठे हैं 8 अंश के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु बैठे हैं 10 अंश 59 कला के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जबकि 21 अंश 22 कला के साथ शुक्रदेव रेवती नक्षत्र में मीन राशि में बैठे हैं। वहाँ पे गुरु और बुध व्यक्ति को बुद्धिमान और धार्मिक बना रहे हैं। अपनी दशा काल में गुरु शुक्र और बुध व्यक्ति को भवन भूमि वाहन, दाम्पत्य व्यक्तित्व, अच्छा आचरण, व्यक्तित्व का निखार होना और साथ ही साथ बड़ों का आदर करना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति की कुंडली में देखने को मिलेंगी। जबकि एकादशवें भाव में जो नीच के शनि 6 अंश 40 कला के बैठे हैं, ये कई बार व्यक्ति को देर से या कमज़ोर परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। लग्न कुंडली के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश गुरु तुला में, शुक्र लग्नेश होकर के दिग्बली, चंद्रमा द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव के स्वामी छठे में गए हैं, छठवें भाव के स्वामी लग्न में आए हैं, लग्न के अधिपति चतुर्थ में आए हैं।
इस वजह से दाम्पत्य इस कुंडली का ठीक है लगभग। पर यहाँ पे जो सूर्य बैठे हैं वो कभी कभी कठोरता भी दे रहे हैं, या यहाँ जो स्थिति बनी है वो चर प्रकृति की राशि बनी है। तो पत्नी या पति घूम घूम करके यात्रा करने वाले, घुमंतु, घूमने में अच्छे, या घूमने का शौक व्यक्ति को होता है, और धन घूम घूम करके ही कमाता है। तुला राशि के गुरु 12वें भाव में बुध स्वग्रही, शुक्र का दिग्बली होना व्यक्ति के दाम्पत्य के क्षेत्र को मजबूत और सुदृढ़ता प्राप्त और प्रदान करने के साथ साथ एक अच्छा दाम्पत्य दिखा रहे हैं। पर थोड़ी बहुत कड़वाहट इस सूर्य और ज़्यादातर मंगल राहु के कारण, अगर विवाह टूटने की स्थिति में आए तो आपको अपने दाम्पत्य को बचाने का पूरा प्रयास करना होगा। नहीं तो यहाँ पे मंगल और राहु की दशा जैसे आएगी तो दाम्पत्य पे उसका चोट करेगी और विवाह को तोड़ने में लेके जाएगी। पति या पत्नी जो भी हैं, मतलब स्पाउस को किसी को भी धन देने से बचना चाहिए, क्योंकि धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल छठे भाव में, छठवें भाव के स्वामी लग्न में, और लग्न छठवें भाव में मंगल राहु का प्रभाव है। इस वजह से यहाँ पे निर्णय लेने से पहले हमें सावधान होना होगा और विवाह को किसी भी स्थिति में टूटने से बचाना होगा, विशेषतया राहु, केतु और मंगल की दशा में। जबकि दशमांसा चक्र में लग्नेश ही यहाँ के लग्नेश बनते हैं, शुक्र और शनि बैठे हैं, ये एक अच्छी स्थिति होगी। चतुर्थ स्थान में सूर्य का बैठना, मेहनत करके व्यक्ति धन कमाता है। यहाँ व्यापार में जब कभी भी गुरु, चंद्रमा या राहु के साथ मंगल की दशा चलेगी तो व्यक्ति को व्यापार में या कारोबार में या नौकरी में एक कष्ट की स्थिति बनने को दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली के लिए लग्न पे गुरु की दृष्टि और सप्तम भाव के स्वामी का नवम में बैठ करके लग्न को देखना, 12वें भाव के स्वामी का लग्न को देखना या लग्न में बैठना, गुरु से दृष्ट होना, व्यक्ति कभी भी ऋण में नहीं मरेगा, निस्संदेह वो ऋण से मुक्त होगा। इतनी सारी चीज़ें। दशमांसा कुंडली में शुक्र का लग्न में बैठना, उसके साथ शनि का लग्न में बैठना, गुरु और चंद्रमा का लग्न में बैठना व्यक्ति के दाम्पत्य को, व्यक्ति के कारोबार को बहुत ही मजबूती और अच्छाई दे रहे हैं। जबकि नौमांसा कुंडली में गुरु का केंद्र में होना, यहाँ गुरु केंद्र में, यहाँ गुरु केंद्र में और यहाँ गुरु त्रिकोण में, इस वजह से गुरु आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह के रूप में अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं। शुक्रदेव षडबल में सबसे ज़्यादा बलवान ग्रह के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठा है वो बैठे हैं 21 अंश 22 कला के रेवती नक्षत्र, और जो स्थिति इस कुंडली में बनी है उसके आधार पर शुक्र और सूर्य दोनों 21 अंश 22 कला पे हैं, लेकिन शुक्रदेव बलवान हैं। इस वजह से शुक्रदेव इस कुंडली के आत्मकारक ग्रह होंगे और अपनी दशा काल में जातक को लाभान्वित करेंगे। तो हर तरीके का जो लाभ होगा वो शुक्र की दशा में, दूसरे नंबर पे सूर्य की दशा में, तीसरे नंबर पे गुरु की दशा में, चौथे नंबर पे बुध की दशा में, 5वें नंबर पे चंद्रमा की दशा में, 6वें नंबर पे शनि की दशा में और 7वें नंबर पे मंगल की दशा में राहु और केतु पेट का रोग देने वाले बन रहे हैं। ये मैंने आप लोगों से इतनी बात कही है। कुल मिलाकर के इस कुंडली में हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। हमारा पद सुरक्षित है, हमारी कुंडली में लक्ष्मी संपन्न योग लगा हुआ है, 2 से 3 महान महान राजयोग बने हुए हैं, लग्न का अधिपति गुरु के संग बैठा हुआ है, नवांश में स्वग्रही है, गुरु लग्न कुंडली में केंद्र में, नवांश में केंद्र में, दशमांशा में, त्रिकोण में। तो कुंडली की गड़बड़ी कहाँ है? चंद्रमा प्रवृत्ति के सूचक होते हैं। आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी, चंद्रमा पे सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है। इस वजह से हमें वर्तमान को सुधारना है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। चंद्रमा वर्तमान और सूर्य भविष्य। सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं, मतलब भाग्य में भविष्य है, भविष्य में भाग्य, ठीक है। नक्षत्र के आधार पर चित्रा नक्षत्र में दान करिए, तुला और कुंभ वालों से मैत्री करिए, सिंह धनु और मेष वालों से शत्रुता न करिए। विवाह मीन राशि मीन लग्न, धनु राशि धनु लग्न, तुला राशि तुला लग्न वालों से हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। उत्तर दिशा की तरफ विवाह हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, हस्त, श्रवण, मृगशिरा और उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए उत्तम रहेंगे। दिन बुधवार और शुक्रवार का अच्छा रहेगा। अंक 4 और 6 अच्छे रहेंगे, मतलब 4 यानी कि 22 तारीख, 13 तारीख और 15 तारीख, 6 तारीख। मंगल की दशा, साथ ही साथ शुक्र की दशा और कभी कभी गुरु की दशा में भवन भूमि वाहन से संबंधित खरीदने बेचने का लिया जा सकता है।
पिता से धन लाभ ज़्यादा है, माता से अनुशासन का लाभ ज़्यादा है। संतति का सुख आपकी कुंडली में थोड़ा कमज़ोर है, इस वजह से कुंडली मिलाए बिना विवाह ना करें, या उनसे अगर हैं तो संबंध मिला करके अच्छे से रखें। पूजा पाठ, धर्मशास्त्र का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, ज्योतिष शास्त्र में रुचि, ये सदैव बनी रहेगी। विशेषतया गुरु और शनि की दशा में इनका बल और बढ़ जाएगा। राहु और केतु की दशा में पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जबकि चंद्रमा की दशा में वात जनित समस्या बढ़ सकती है। शनि की दशा में वात जनित समस्या और फेफड़े से संबंधित समस्या हो सकती है। वैसे इस कुंडली के आधार पर पाचन तंत्र गड़बड़ है, हार्मोनल डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है। क्लियर है? होरा चक्र के आधार पर मंगल, सूर्य, बुध और गुरु की दशा में धन आएगा, जबकि चंद्रमा, शनि, शुक्र और राहु केतु की दशा में धन नुकसान होने के साथ साथ मानसिक परेशानी बढ़ने का खतरा है। मैंने जो मंत्र कहा है ओम विश्वकर्मणे नमः, उस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए। साथ ही साथ गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ नित्य प्रति प्रत्येक दिन बिना भोजन किए प्रातःकाल करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रविवार को या गुरुवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जीवन पर्यंत अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो वो आपकी कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।